Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Sushma. Thank you, Manoj, and thank you, Rajesh. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks gain around 0.9% amid positive global cues. Sensex closes above 56,300 and Nifty settles at 16,750 level. And the rupee appreciates 34 paise against the US dollar. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत पर घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, 0.9% बढ़त में रहे प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 56,300 के ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 16,750 के स्तर को पार कर हुआ बंद और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे मजबूत हुआ। घरेलू शेयर बाजार में कल हुई गिरावट के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख पर लिवाली तेज रही। शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। हालांकि कारोबार उतार चढ़ाव के बीच हुआ और प्रमुख सूचकांक आखिरकार 0.9% बढ़त में रहे। सेंसेक्स 58,300 और निफ्टी 16,750 से ऊपर उठकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 497 अंक यानी 0.89% बढ़त के साथ 56,319 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 157 अंक यानी 0.94% की तेजी के साथ 16,771 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.43% की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.29% लाभ के साथ बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today recovered around 0.9%. Both stocks gained amid positive cues from the global equity markets. The Sensex closed above 58,300 and the Nifty settled above 16,750. The BSE Sensex climbed 497 points or 0.89% to trade at 56,319. The NSE Nifty also rose 157 points or 0.94% to trade at 16,771. In the broader market at BSE, the mid-cap and the small-cap indices performed better than the Sensex. The mid-cap gained 1.43% and the small-cap index rose 1.29%. In the Sensex SPAC, shares of 23 companies climbed while 7 fell. HCL climbed 3.9%, followed by Wipro, which surged 3.7%. Tata Steel climbed 3% and Tech Mahindra added 2.3%. On the other hand, Power Grid declined 1.5% and Axis Bank tumbled 1.3%. Bajaj Finance and SBI both ended 0.8% down. In sectoral indices, all 19 sectors gained. Metal sector stocks were top gainers as the index climbed 3%, followed by consumer durables, which rose 2.2%. Basic materials sector index added 2.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,239 companies gained, while 1,095 fell.
Shares of 97 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 31 पैसे मजबूत हुआ, 75 रुपए 60 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.12% कम होकर 96.44 पर आ गया। सुषमा जी, बाजार में आज यदि हम कारोबार को देखें तो कुल मिलाकर अच्छी खासी लिवाली रही है। कल गिरावट को देखते हुए आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद तेज गिरावट का दौर दिखना पड़े, लेकिन आज की तेजी क्या जता रही? क्या ऐसे यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे बाजार ने फिर से वापसी की है? देखिए, जो कल के हालात थे वो अभी भी हैं। तो मेरे ख्याल में जो अब आज का सिनेरियो जो आपने बताया वो यही दर्शा रहा है कि अभी एकदम से कई इन्वेस्टर्स ने फायदा उठाया है कि इस वक्त शेयर कम दाम पे मिल रहे हैं और उन्होंने खरीदारी कर ली है। लेकिन आगे जाने वाले दिनों में मेरे ख्याल में यही थोड़ी सी आपको वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, क्योंकि वही फैक्टर्स जैसे मैंने कहा वही इसका असर मार्केट के ऊपर हावी होंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये कोविड वेरिएंट नया जो ओमिक्रॉन का है उसकी वजह से विश्व भर में काफी आशंकाएं हैं। अब आप देखिए, नेदरलैंड्स ने तो पूरा शटडाउन कर लिया है और केसेस बढ़ रहे हैं यूके और यूएस में। तो इससे काफी नर्वसनेस आई है स्टॉक मार्केट्स में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाकी देशों में भी नर्वसनेस आई है। और ये जो इसके बारे में जो कंसर्न है, ये आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल इसका असर रहेगा मार्केट में। दूसरी बात यह है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना जो आगे की नीति है वो बता दी है कि भाई मार्च तक हम अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और ये जो इजी मनी पॉलिसी है उसकी टाइटनिंग शुरू हो गई। और सिर्फ ये नहीं, बाकी सेंट्रल बैंक्स भी यही फॉलो कर रहे हैं, ये वही कह रहे हैं कि अब टाइटनिंग का दौर आ गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो बढ़ा भी दिए हैं एकदम से। तो इससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो धीरे धीरे नहीं, शायद तेजी करेगी, अपनी स्टॉक्स, अपनी जो फंड्स हैं वो वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में भेज रहे हैं, उनको वहां पर ज्यादा मुनाफा मिल रहा। तो ये तो असर रहेगा। हालांकि पिछली बारी जब टेपर टैंट्रम हुआ था, जो कहते हैं टेपरिंग ऑफ इजी मनी पॉलिसी 2013 में, उस वक्त बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ था स्टॉक मार्केट के ऊपर। हाँ, रूपी के ऊपर असर हुआ था, रूपी डिप्रिसिएशन काफी हुई थी उस वक्त। तो भी देखना ये है कि इसका असर कितना होगा हमारी स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में। So, Sushma, what you are saying is that because of this new variant, the choppiness will remain in the market, and you expect this trend to continue in the near future, right? Yes. Okay. Absolutely. Among the sectors today, the IT pack has shown a steady uptrend, while others were trading mixed throughout the day. In case of a further rebound, should the participants limit leverage to positions until they see some stability? What's your take? Well, I think the broad situation is that we cannot forget that the country's stock markets have been seeing a sustained bull run since last year, since March, April last year. And we have, the stock markets have reached a very unprecedented heights. And the other thing is, of course, that the, valuations are fairly high. In fact, another one of the reasons that the FIs are pulling out is that they're feeling that, the share valuations are very high. The stock market is overpriced right now, which is probably true. And there is need for some kind of a correction. But I think this also is going to play into, what's going to happen in the market. At the same time, I think we must recognize that
we must compare also to 2013. Even at that time, the stock market remained relatively stable. There were bouts of volatility and decline, but relatively stable. And one of the reasons it should not go down too much this time is the fact that the fundamentals of the Indian economy are still on an even keel. There is an expectation still based on the latest quarterly results that growth this year is going to be in the region of 8 to 9%. Even though this is on a low base, it still is a positive element, and the fact that we are continuing to grow despite all the obstacles. So that is one feature you cannot, you must remember. Plus the corporate results, which are coming in, you're going to see half-yearly results soon, are likely to be fairly good. So let's see, how they pan out. And not to forget the budget also. So that could also have a positive cue. Budget, of course, it'll be wait another month or two, and we will see, what the government is going to do about that. Pre-budget discussions have already begun. Yeah. सुषमा जी, हम आपका ध्यान रुपए की ओर ले चलना चाहेंगे। आपने 2013 की चर्चा की, जब रुपए में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। आज भी रुपया कमजोर हुआ है डॉलर की तुलना में, और एशियाई बाजारों में प्रदर्शन कमजोर दिसंबर महीने में दिख रहा है हमारी मुद्रा का। कुल मिलाकर आसार कैसे दिख रहे जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं उसमें रुपए की आपको? देखिए, रुपए की जो तुलना है, अगर आप देखिए दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, वो बहुत अच्छी नहीं रही है. इट इज प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द एशियन रीजन कंपेयर टू द डॉलर ओवर द लास्ट ईयर और सो. लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, और इसका फायदा जो डिप्रिसिएशन हुआ है, इसका फायदा हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर हुआ है. और मेरे ख्याल इस वक्त आरबीआई की दुविधा है कि अगर वो रुपए को डिप्रिशिएट होने दे तो जरूर और भी फायदा होगा एक्सपोर्ट्स में. लेकिन इसका जो असर होगा इंपोर्ट्स के ऊपर, हमारी आयात के ऊपर, कि खासकर तेल के दाम जो है इस वक्त काफी हाई है, उनका हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल के ऊपर असर होगा. तो इसमें मेरे ख्याल में सुनने को आया कि पिछले 1-2 दिनों में आरबीआई ने थोड़ा सा इंटरवेंशन किया है रूपी को श्योर अप करने के लिए. अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या होगा रूपी के बारे में. अगर डिप्रिशिएट होता है तो इट इज वे अब नेचुरल प्रोग्रेशन होगा, और इसका असर जैसे मैंने कहा, इसका फायदा होगा एक्सपोर्टर्स को. Sushma, we had Diwali at that time. We had bull market euphoria. We have Christmas coming up. It's all mellow. So, do you think we should not be doing too much of macro betting? Instead, we should be very, very micro. We should look at the company. We must look at the sector, and then the valuation. Then go about investing in that company rather than trying to take a macro call. What is your take on it? Well, I think, the steps that you're talking about, studying the company and, having a good look at it, I think that has to be done by every investor all the time. I don't think that this is something that you can say that we will not do it. At the same time, the macro perspective has to be taken, for instance, in the current scenario, where we are seeing that all over the world, stock markets are impacted by the decision of central banks to slow down, to tighten their monetary policy, to slow down their easy money policy. So that is something that has to be taken into account, and a certain amount of cautiousness has to be brought into into everyone's investment outlook. Okay, the U.S. market is betting that thanks to Omicron, the Fed will be more accommodative and, will raise interest rates probably in a much more calibrated manner than what is being talked about. And in the Indian context, Sushma,
the case is totally different. I personally feel, and correct me if I'm wrong, our markets, it seems, have priced in the rate hikes by the RBI. Our market is discounting potential RBI action, and the U.S. markets are anticipating that the Fed will not be as aggressive as indicated. How do you read this market scenario going forward? Well, I think to that extent that you are right. I think the Indian markets have factored in the movement of the RBI in the next few months. I mean, it was anticipated that the RBI will continue to have an accommodative policy and will not raise interest rates. And again, the outlook is that probably in 2022 they are going to start raising interest rates. But as coming back to the U.S. market, I think the situation has suddenly changed over there. So, it is possible. It is very possible that they may, sort of pull back on their decision to raise interest rates in March. They may say, well, let's be more accommodative right now, because the Omicron variant has taken over in the U.S. market. And I think read it today. I mean, I just saw on the TV news that 75% of new cases in the U.S. are of the Omicron variant. And the number of cases in the U.S. is going up very rapidly. So how far it will impact the economy, and is this a good time for the Fed to begin tightening its monetary policy? That is something that they are likely to possibly review. So yes, one has to see it. Things with COVID, as you are well aware, things have changed very rapidly depending on the course of this disease. So, one has to see how the Fed Reserve takes it. I mean, with so many cases coming up in the U.S., it could affect the economic scenario there. सुषमा जी, हम आम श्रोताओं के नजरिए से जो हमारे कह लें छोटे निवेशक हैं, उनके हित को ध्यान में रखते हुए आपकी सलाह चाहेंगे उनके लिए कि वर्तमान जो उथल पुथल जैसा रुख है कि कल बड़ी गिरावट, आज फिर ठीक ठाक सी लिवाली का चलन दिख रहा है, ऐसे में जो हमारे छोटे निवेशक हैं वो किस तरह अपने निवेश को सुरक्षित रखने की दिशा में और लाभप्रद बने रहने की दिशा में आगे बढ़ें? वक्त मेरे ख्याल में कॉशन इज द वॉचवर्ड, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है और मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करें. इस वक्त आप जो आपके होल्डिंग्स हैं उनको वॉच कीजिए. वेट एंड वॉच पॉलिसी इज द बेस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो सिनेरियो जो है, ये वॉलेटिलिटी का है, ये शायद 1, 2, 3 महीने का होगा और फिर हमारी मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड जरूर आएगा. तो आई थिंक दिस इज टाइम फॉर वेटिंग एंड वॉचिंग. और अगर आपको कुछ अच्छे स्टॉक पिक्स मिलते हैं जो लोअर प्राइस वैल्यूएशन पे, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इट इज टाइम टू वेट एंड वॉच. सुषमा, the FIIs have been selling. I mean, it's so evident. What could be the turning point where the current round of selling finishes and they become the net buyers? You touched upon it, on this a while back when you said that the December quarter results are the key. And second, we also touched upon that the budget, if it is pro-growth and continues and takes forward the reform process, then perhaps that will bring them back. And today the Prime Minister also said that the government is firmly committed to take initiatives which will give impetus to economic growth, progress of the country amongst the industry leaders. Given this scenario, you think the FIIs will be coming back as net buyers again? Well, I think it actually depends less on policies in India, because FIIs originally came to India at a time when they could have gone to other emerging economies and invested their funds because they saw the potential for growth in the Indian economy. And their pulling out of the Indian economy does not show that they are losing faith in the economy. It's simply a case of getting better returns in other areas. So I think it's more a case of what the Federal Reserve is going to do. If the Fed is going to start raising interest rates,
then I don't think that change in policy here is going to make much of an impact. It could happen that with the repeated corrections in the stock market, the valuations become more attractive, and then we could come back. But as of now, I think the ball is really in the court of the U.S. Fed Reserve, because that is what the FIR really looks at. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों पर ध्यान दें तो दोनों ही स्थानों पर आज लिवाली अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां बढ़िया लिवाली की गई। आकर्षक मूल्यांकन पर निवेशकों ने अच्छी खासी खरीदारी की है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.1% लाभ में रहा। हांगकांग का हैंग 1% बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% लाभ में रहा। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.4% बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 0.9% ऊपर चल रहे थे। जर्मनी के डैक्स में 1.1% की बढ़ोतरी चल रही थी। सुषमा जी, यहां पर हम खास तौर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे यूरोपीय शेयर बाजार की ओर। वहां पर अपेक्षाकृत ओमिक्रॉन है, उसका दायरा बढ़ रहा है, कई सारे देशों में बंदी की गई है, लेकिन ये जो ताजा हम आज की तेजी देख रहे हैं, उसके पीछे कारक हम क्या मान के चलें कि जो वैल्यूएशन है वो बेहतर आकर्षक दिख रहा, वही एक कारण या कोई और खास वजह? नहीं, मेरे ख्याल में ये टेम्पररी समझ लीजिए ये होगा, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं है यूरोप में। एज फार एज कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि ये कोविड के बाद, जब कोविड पहले आया था तो सब देशों में लॉकडाउन वगैरह हुआ, लेकिन अब जो है कि ज्यादातर देश अपनी उनकी जो आर्थिक जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चली गई है। और ये मतलब वो अपने जो कोविड नॉर्म्स जो है, कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स को अपनाने के बाद, वैक्सीन के बाद, सैनिटाइजेशन लेके, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अब हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो चलाएं, तो जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मतलब डिटेरियोरेट नहीं हुई है। तो ये भी एक वजह है कि हालांकि नेदरलैंड्स में बार्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हैं, लेकिन बाकी जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो चल रहे हैं और काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से एक तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी अंडर कोविड टाइम्स वो चल रहा है, उसका असर है। In the US, these stocks ended down yesterday by more than 1%, pressured by surging Omicron coronavirus cases. The Dow Jones and the Nasdaq Composite Index both tumbled 1.2%, and the S&P 500 plunged 1.1%. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खुले खंड लाइसेंस कार्यक्रम के 7वें दौर की बोली शुरू की है। ये बोलियां अगले वर्ष 15 फरवरी तक ऑनलाइन ई बोली पोर्टल के जरिए सौंपी जा सकती हैं। इन खंडों का आवंटन अगले वर्ष मार्च के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इन खंडों के सफल आवंटन से 15,766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज हो सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि उद्योग के इतिहास में सबसे बड़ी तेल और गैस निविदा 75 तेल और गैस खंडों के लिए शुरू की गई है। ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि भारत के घरेलू तेल और गैस उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। Sushma, this is the biggest oil and gas tender in the history of the industry, and it's a significant step towards boosting India's domestic oil and gas production. So, how is this going to have an impact going forward on the oil sector and also on the oil prices? Of course,
it depends on when we find oil finally from this bidding. But yeah, I don't think it has. The second question I will answer first. I don't think it will have any immediate impact on oil prices. Immediate, yeah. Yes, but I think what is more important that is it will have an impact on our self-sufficiency in domestic oil production. I think this is a very timely move by the Petroleum Ministry, and the fact that they have opened up so many discovered oil fields. Now, these oil fields are ones that have been discovered, but the public sector companies, that is ONGC and Oil India Limited, do not have the resources or the bandwidth actually, or the infrastructure to actually drill there and produce oil from there. So by opening this out, I mean, we are opening this up to foreign and domestic private companies. We are enabling the oil, and hopefully that there is oil there, but they have been called discovered oil fields, so the oil has been discovered there, and it will enable production of oil. It would not obviously be immediate, but within the next 2 or 3 years, and it will be a substantial addition to our domestic oil production capacity. I think it's certainly a very, very timely move by the oil ministry. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। Oil prices today rebounded around 1.5% after a sharp fall in the previous session as investors' appetite for risk improved, although they remain cautious amid the rapid spread of the Omicron coronavirus variant across the globe. In intraday trade, Brent crude was trading around $72.60 per barrel, while WTI crude prices were at $69.80 per barrel. सुषमा जी, यहाँ पर हम तेल बाजार पर और तेल के जो दाम हैं वो भी लगातार उतार चढ़ाव के हिचकोले खा रहे हैं। वहाँ समझना चाहेंगे कि किस दिशा में तेल के दाम जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं जो पहला आपका सवाल था वो डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड्स के ऊपर, उसमें मैं एक चीज कहना भूल गई कि हमारी जो तेल की जो आयात है वो हमारी रिक्वायरमेंट सब 80% से ज्यादा बाहर से लाते हैं। अब आयात हमारी इतनी ज्यादा है, तो वो जो मैंने अभी कहा कि डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड्स का बहुत महत्वपूर्ण ये कदम है इस कॉन्टेक्स्ट में है। और अब हम ये तेल के दामों के ऊपर वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हम 80% से ज्यादा अपनी पूरी जो रिक्वायरमेंट है बाहर से लाते हैं। तो तेल के दाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी सरकार मॉनिटर करती रहती है। इस वक्त जो तेल के दाम है वो 3-4 महीने पहले के जो हाइट थे $86 पर बैरल, उससे गिरकर बेंचमार्क क्रूड इस वक्त $70 के करीब है, $70 पर बैरल। ये डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे वो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, और जो फिक्र लगी हुई है सारे मतलब ऑल ओवर द ग्लोब अबाउट दिस, तो ये डिमांड कम होगी, इस वजह से मार्केट में भी ये कमी आई है दाम में। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सुषमा फॉर बीइंग विद अस। आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज मिला जुला रुख दिख रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में फरवरी अनुबंध के लिए सोने का मूल्य 30 रुपए घटा 48,215 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 760 रुपए उछलकर 62,180 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। And before we close, the headlines once again. Domestic stocks gain around 0.9% amid positive global cues. Sensex closes above 56,300. Nifty settles at 16,750 level. And the rupee appreciates 34 paise against the US dollar. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market